एवरीवन, आई वेलकम यू वंस अगेन टू दिस चैनल प्रभावी कंपटीशन। अब मैं सबका स्वागत करता हूं और आशा उम्मीद करता हूं कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे, तैयारी भी बहुत अच्छे से चल रही होगी। दोस्तों, जो हमारी ये बुक चल रही है अरिहंत की सब्जेक्टिव वाली, ठीक है, अरिहंत की सब्जेक्टिव बुक चल रही है। और ये इसलिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि इसमें बहुत ही ब्रीफली विदाउट पॉइंट को छोड़े और बहुत सिंपल लैंग्वेज में इसमें फैक्ट्स को सजाया गया है। बहुत अच्छा एक बुक माना जाता है डिफरेंट एग्ज़ाम पर्सपेक्टिव से। इसकी हमने वन लाइनर वाली जो है एनसीईआरटी बेस्ड वाली जो उसे ऑलरेडी कवर कर रखा है, एक प्लेलिस्ट है, बहुत चलता भी, आप देखिएगा ज़रूर। साथ ही चैनल पे नए ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, ऐसे ही कंटेंट देखते रहने के लिए। बहुत सारी बुक्स हमने कवर करी हैं और आगे भी करते रहेंगे। तो चलिए स्टार्ट करेंगे इस टॉपिक को। आज का टॉपिक जो होने वाला है ये मौर्यन एम्पायर होने वाला है। इससे पहले की वीडियोज़ ऑलरेडी अपलोडेड हैं तो उन्हें ज़रूर देखिएगा। आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो मौर्यन एम्पायर की बात करें तो इनका जो सोर्स हमें ओरिजिन जो पता चलता है कि कहाँ से हमें पढ़ने को मिलता है, ओरिजिन जो है ये मुद्रा राक्षस एक किताब है, ठीक है। मुद्रा राक्षस जो है वृषल कुलहीना जो है इनको कहा गया है। ओरिजिन जो है मौर्यों का मुद्रा राक्षस की माने तो ये जो इनका ओरिजिन है यानी कि किस कुल से बिलोंग करते थे, तो ये वृषल या फिर कुलहीन इनको कहा जाता था मौर्यों को, ठीक है। थोड़ा डिस्प्यूट है, मतलब हिस्ट्री में ये क्लियर नहीं है। हिस्टोरियन अभी भी इस चीज़ को लेकर क्लियर नहीं है कि मौर्यंस की उत्पत्ति कहाँ से हुई थी। तो एक जो सोर्स है मुद्रा राक्षस, ये इसकी माने तो वृषल या फिर कुलहीन इनको कहा गया है। बुद्धिस्ट ट्रेडिशन की माने तो क्षत्रिय, बुद्धिज़्म में, बुद्धिस्ट लिटरेचर में क्षत्रिय कहा गया है इनको, मौर्यों को। पुराणास की माने तो ये मौर्य क्लैन, जिसे हम लो कास्ट कह सकते हैं, और यही मौर्य जो क्लैन है ये मोर से रिलेटेड है क्योंकि जिस एरिया से इनकी उत्पत्ति होती है बताते हैं कि वहाँ पे जो है मोर बहुत थे, तो मौर्य क्लैन से इनको बिलोंग पुराणों के हिसाब से माना जाता है। जूनागढ़ इंक्रिप्शन की माने जो कि रुद्र दमन की थी, रुद्र दमन की संस्कृत लैंग्वेज में ये एक रॉक इंक्रिप्शन थी। इसके हिसाब से मौर्यों को वैश्य कहा गया है, और ये जो जूनागढ़ की इंक्रिप्शन है ये 150 एडी की है, तो इसके हिसाब से वैश्य कहा गया है। अब हम बात करें कि हमें जानकारी कहाँ से मिलती है मौर्य डायनेस्टी की, मौर्य एम्पायर की। हमारे पास क्या क्या वैसे सोर्स हैं जहाँ से हम मौर्य डायनेस्टी की हिस्ट्री को कंस्ट्रक्ट करते हैं, तो वो है अर्थशास्त्र जो कि कौटिल्य ने लिखी थी। इनको चाणक्य भी कहा जाता है या फिर विष्णुगुप्त भी कहा जाता है, तो कई बार नाम बदल देता है, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है। कौटिल्य के दो और नाम हैं, चाणक्य या फिर विष्णुगुप्त। ये एक संस्कृत में लिखी गई किताब है। चाणक्य जो थे ये प्राइम मिनिस्टर हुआ करते थे चंद्रगुप्त मौर्य के, और इनफैक्ट कहानी यही है कि चाणक्य की मदद से ही चंद्रगुप्त मौर्य ने धनानंद, जो कि नंदों का आखिरी शासक था, उसकी हत्या करके गद्दी जो है पे बैठे थे। एंड इट इज़ ट्रीटाइज ऑन स्टेट क्राफ्ट पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन अंडर मौर्यस। इस पार्टिकुलर अर्थशास्त्र की बात करें तो ये एक ट्रीटाइज है ऑन स्टेट क्राफ्ट एंड पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन अंडर मौर्यस। द बुक इज़ इन 15 पार्ट्स, ठीक है, 15 पार्ट है, 15 चैप्टर कह सकते हैं। ये बुक जो है 15 पार्ट्स में है, या फिर आप कह सकते हैं 15 चैप्टर में है। बुद्धिस्ट लिटरेचर भी एक अच्छा सोर्स है मौर्यों के बारे में जानने के लिए, ठीक है। मौर्यों के बारे में जानने के लिए बुद्धिस्ट लिटरेचर जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। अशोक वदना, दिव्य वदना, ठीक है, ये बुद्धिस्ट लिटरेचर हैं। इसके अलावा दीपवंश, महावंश, जो कि श्रीलंका की दो बहुत बड़े क्रॉनिकल्स थे, ठीक है, दीपवंशा और महावंशा। यहाँ से भी हमें बहुत सारी जानकारी मिलती है मौर्यों के बारे में, खासकर अशोक और उसकी नीति, तमाम चीज़ों के बारे में, ठीक है, हमें पता चलती है। इसके अलावा जातक जो स्टोरियाँ हैं, जातक स्थाविर वली चरित्रा, या फिर जिसे हम कहते हैं प्रशिष्ट प्रवन ऑफ हेमचंद्र, ठीक है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट रिसोर्सेज हैं जिससे हम मॉडर्न हिस्ट्री को कंस्ट्रक्ट करते हैं। ये बायोग्राफी है चाणक्य की। इसमें चंद्रगुप्त का जो है जैन में कन्वर्जन भी बताया गया है। मुद्रा राक्षस जो कि विशाख दत्त के द्वारा लिखी गई है, वो इम्पॉर्टेंट तो सोर्स है ही। मुद्रा राक्षस जो कि विशाख दत्त के द्वारा लिखी गई है वो एक इम्पॉर्टेंट सोर्स है मौर्यन हिस्ट्री को कंस्ट्रक्ट करने के लिए। इसके अलावा मेगास्थनीज जो कि दूत था सेलुकस निकेटर का, जो कि मौर्य
चंद्रगुप्त मौर्य के काल में ये पटना में आके उनके दरबार में एज ए दूत रहा था। इसने इंडिका लिखी थी। सो इंडिका ऑफ मेगास्थनीज रोट दैट इंडियंस आर फ्री फ्रॉम स्लेवरी। इसमें इसने कहा है इंडिका में कि इंडियंस जो थे ये स्लेवरी फ्री थे, ये स्लेवरी में नहीं रहते थे, ये स्लेवरी से फ्री हुआ करते थे, ऐसा इसने कहा है। एंड ऑफ एग्जिस्टेंस ऑफ 7 कास्ट की बात करी है इसने कि 7 कास्ट सिस्टम जो है प्रचलन में था, इसने जो है कहा है मेगास्थनीज ने। पुरानास की माने तो पुरानास की क्रोनोलॉजी बताता है और लिस्ट ऑफ मौर्यन किंग्स हमें कहाँ से पता चलता है, हमें पता चलता है पुरानों से। पुरानास से हमें क्रोनोलॉजी और लिस्ट ऑफ मौर्यन किंग जो है हमें पता चलता है। कुछ अदर्स जो सोर्सेस हैं उसमें अकाउंट ऑफ डियोडोरस, प्लीनी, प्लूटार्क, एरियन और जस्टिन, ये पुराने राइटर्स हैं, हिस्टोरियन हैं, पुराने राइटर्स हैं, ठीक है। प्लूटार्क हो गया, एरियन, जस्टिन, डियोडोरस, प्लीनी, इनके अकाउंट से भी हमें बहुत सारी जानकारी मिलती है मौर्यन पीरियड के बारे में, मौर्यन डायनेस्टी, मौर्यन एम्पायर के बारे में। डायनेस्टी क्या है ना, देखो कहीं कहीं मौर्य डायनेस्टी भी कहा जाता है, बट इस चीज़ को डायनेस्टी के ऊपर कहना ज़्यादा बेटर है, मौर्य एम्पायर ज़्यादा बेटर है। डायनेस्टी छोटे जगहों में होती है, कम एरिया को कवर करती है। एम्पायर होता है बहुत वाइडर एरिया को कवर करता है, ठीक है, उसे एम्पायर कहते हैं। क्विक डाइजेस्ट के लिए आपके लिए थोड़ा सा कुछ मसाला है, यहाँ पे लिखा गया है। इंक्रिप्शन ऑफ स्कंद गुप्ता एंड रुद्र दमन आर ऑल्सो फाउंड एट गिरनार, जो कि कहाँ पड़ता है, गुजरात में। इंक्रिप्शन ऑफ स्कंद गुप्त एंड रुद्र दमन आर ऑल्सो फाउंड एट गिरनार। द पिलर एडिक्ट 7 जो कि अशोका का था, इज़ द लास्ट एडिक्ट टू बी इशूड बाई अशोका। एडिक्ट की बात करें तो आखिरी एडिक्ट था पिलर एडिक्ट 7 नंबर जो है, ठीक है, ये आखिरी एडिक्ट था अशोका का। महास्थान एंड सोहगुरा कॉपर प्लेट, महास्थान एंड सोहगुरा कॉपर प्लेट इंक्रिप्शन जो है विच वाज इशूड बाई चंद्रगुप्त मौर्य डील्स विथ रिलीफ मेजर एडॉप्टेड ड्यूरिंग फेमिन। जब अकाल आया था तो वहाँ पे जो है रिलीफ के लिए, अकाल से बचने के लिए, रिलीफ के लिए कुछ जो मीजर्स जो अपनाए थे चंद्रगुप्त मौर्य ने, उसको मेंशन किया गया है महास्थान एंड सोहगुरा कॉपर प्लेट में। लेटेस्ट डिस्कवरी की माने तो 3 अशोकन माइनर रॉक एडिक्ट्स जो हैं ये सन्नाटी विलेज कर्नाटका से मिले। लेटेस्ट डिस्कवरी है 3 अशोकन माइनर रॉक पिलर है। देखो अशोकन पिलर को माइनर और मेजर में बांटा गया है। बड़े वाले जो पिलर्स हैं इंक्रिप्शन वाले, एडिक्ट वाले, उनको मेजर कहा गया है। माइनर भी बहुत सारे हैं, तो माइनर छोटे छोटे हैं। तो 3 जो है अशोका के माइनर रॉक एडिक्ट्स जो हैं ये सन्नाटी विलेज कर्नाटका से पाए गए हैं। अशोका एडिक्ट एंड इंक्रिप्शन की थोड़ी सी चर्चा करते हैं, क्योंकि ये इसलिए ज़रूरी है क्योंकि इसे 1837 तक पढ़ा ही नहीं जा सका था। ये तो 1837 में जेम्स प्रिंसेप नाम के एक व्यक्ति ने इसे डिसाइफर किया, जो कि प्राकृत लैंग्वेज में लिखा था और 3 स्क्रिप्ट यूज होते थे मेनली। खरोष्टी होता था अपना नॉर्थ वेस्ट में, नॉर्थ वेस्ट मतलब प्रेजेंट डे पाकिस्तान, बलूचिस्तान, ये वाला एरिया, और ग्रीक यूज होता था, अरमाइक यूज होता था वेस्ट एरिया में। उससे फर्दर आगे चले जाओ तो ब्राह्मी होता था ईस्टर्न, यानी कि पटना और उससे आस का गैंगेटिक वैली वाले एरिया में ब्राह्मी लिपि यूज होती थी, ब्राह्मी स्क्रिप्ट यूज होता था। तो 3 स्क्रिप्ट जो है बहुत फेमस है, खरोष्टी, ग्रीक, ब्राह्मी, और एक और है यहाँ पे नहीं लिखा गया है बट वो भी है, आर्मेइक। अच्छा ठीक है, ग्रीक एंड आर्मेइक दिया ही है, ठीक है, ग्रीक एंड आर्मेइक है। तो 4 स्क्रिप्ट है, खरोष्टी, ग्रीक एंड आर्मेइक, ब्राह्मी, 4 स्क्रिप्ट जो है। खरोष्टी नॉर्थ वेस्ट में यूज होता था, कोई भी एडिक्ट या फिर इंक्रिप्शन लिखवाना होता था अशोक को नॉर्थ वेस्ट में, तो खरोष्टी जो है स्क्रिप्ट में लिखा जाता था। लैंग्वेज प्रकृति होता था। ग्रीक आर्मेइक यूज होता था वेस्ट में, और ब्राह्मी ईस्टर्न इंडिया यानी कि गंगा और उसके आसपास का एरिया, पटना वगैरह से। अब इनके राजाओं के बारे में बात करेंगे एक एक करके। सबसे पहले जो फाउंडर हैं वो हैं चंद्रगुप्त मौर्य। इनका जो शासनकाल रहा 321 बीसी से लेकर 298 बीसी का रहा। चंद्रगुप्त मौर्य फाउंडर ऑफ मौर्यन डायनेस्टी या मौर्यन एम्पायर, ठीक है। He is also called as Sandrocotus and Androcotus by Greek scholars। जो ग्रीक स्कॉलर्स हैं वो चंद्रगुप्त मौर्य को चंद्रगुप्त मौर्य नहीं कहते, सैंड्रोकोटस कहते थे, या फिर एंड्रोकोटस से संबोधित किया जाता था। सैंड्रोकोटस एंड एंड्रोकोटस। तो चंद्रगुप्त मौर्य इंटर्ड इनटू अलायंस विथ
परवर्तका and with the help of Chanakya he dethroned the last Nand ruler Dhananand and founded the Mauryan dynasty with the capital पाटलिपुत्रा। तो ये हमने कहानी देखी थी। एक्चुअली कहानी ऐसी थी कि धनानंद था एक ताकतवर शासक था, ताकतवर था लेकिन हठी बहुत था, जिद्दी बहुत था, घमंडी था। तो उसके पास एक्चुअली जो चाणक्य थे उस समय पहुँचे और वो उस समय भोग विलास में लिप्त था, नाच गाने देख रहा था। वहाँ पे उसके दरबार में पहुँच के उसको बोले कि अलेक्जेंडर का जो है आक्रमण हो रहा है, तुम्हारी क्या तैयारी है? तुम ये राज भोग विलास से तो जंग तो नहीं अवॉइड कर पाओगे, जीत तो नहीं पाओगे। तो उसे गुस्सा आ गया, बोला तुच्छ ब्राह्मण, तूने ऐसे मुझे कैसे बोला, और उनको काफ़ी बेइज्जत किया। इसी पे कौटिल्य गुस्सा होके अपनी शिखा को खोल दिए और बोले कि जब तक मैं तुझे गद्दी से नहीं उतार दूंगा तब तक मैं अपनी शिखा यानी कि चुटिया को नहीं बांधूंगा। उसके बाद उन्होंने चंद्रगुप्त मौर्य को खड़ा किया और उन्हीं के हेल्प से जो है चंद्रगुप्त मौर्य जो है डीथ्रोन कर पाए धनानंद को और गद्दी पे बैठे। तो ये ऐसी कुछ कहानी। चंद्रगुप्त मौर्य ऑल्सो डिफीटेड सेलुकस निकेटर, ही वॉज द जनरल ऑफ अलेक्जेंडर इन नॉर्थ वेस्ट इन इंडिया इन 305 BC। तो हुआ क्या कि अब अलेक्जेंडर जो है फर्दर ईस्ट की तरफ नहीं आ पा रहा था क्योंकि उसकी सेना मना करने लग गई थी, क्योंकि उनको पता था कि आगे जाने पे बहुत ज़्यादा मजबूत सेना है उधर, ठीक है, मगध में। तो उन्होंने मना कर दिया और लौट गया, अलेक्जेंडर लौट गया और बेबीलोनिया में उसकी मृत्यु हो गई थी। बट इसी दौरान उसने जो जीता था इधर का एरिया नॉर्थ वेस्ट वाले रीजन में, उधर इंडिया में जो पार्ट था उस वहाँ पे सेलुकस निकेटर को जनरल बिठाया था और इसी जनरल को डिफीट किया था चंद्रगुप्त मौर्य ने 305 BC में। एंड देयर वाज ए मैट्रिमोनियल अलायंस बिटवीन देम, क्योंकि जो सेलुकस निकेटर था उसने अपनी बेटी की शादी कर दी थी चंद्रगुप्त मौर्य के साथ, ठीक है, और साथ में एक ग्रीक एम्बेसडर जिसका नाम था मेगास्थनीज उसको भेज दिया था इन द कोर्ट ऑफ चंद्रगुप्त मौर्य। एंड ये वही मेगास्थनीज है जिसने इंडिका लिखी थी। सो चंद्रगुप्त इम्ब्रेस्ड जैनिज़्म, इन्होंने लास्ट में जैनिज़्म अपना लिया और ये कहानी कुछ ऐसी है कि अपने शासन के आखिरी दौर में अपने बेटे बिंदुसार को गद्दी सौंप के ये चले गए श्रवण बेलगोला जो कि कर्नाटक में पड़ता है। वहाँ पे इन्होंने स्टारवेशन, जिसे हम सालेखना कहते हैं, स्टारवेशन करके भद्रबाहु के साथ गए थे। ये चंद्रगिरी हिल पे पड़ता है ये, ठीक है, श्रवण बेलगोला कर्नाटक में प्रेजेंट है। वहाँ पे जाके खाना त्याग दिया, जिसे एक प्रोसेस है, प्रोसेस को कहते हैं साले खाना, स्लो स्टारवेशन, कम कम खाने लग गया और धीरे धीरे इनकी मृत्यु हो गई। फिर आता बिंदुसार गद्दी पे बैठा 298 BC में और शासन किया 273 BC तक, ठीक है, 298 से 273 BC तक शासन किया बिंदुसार ने। ग्रीक्स ने इसको कहा अमित्रोकेट्स या फिर अमित्रघात भी कहा जाता है, जिसका मतलब होता है स्लेयर ऑफ इनेमीज, स्लेयर ऑफ फोज या फिर स्लेयर ऑफ इनेमी, कह लो एक ही बात है। ग्रीक्स ने इसे अमित्रोकेट्स कहा, जिसका मतलब होता है स्लेयर ऑफ फो या फिर स्लेयर ऑफ इनेमी कहते हैं, मतलब अमित्रघात इसको हिंदी में कहा जाता है। ही एक्सटेंडेड द किंगडम फर्दर टू पेनिनसुलर रीजन भारत का ये वाला पोर्शन है नीचे वाला, यहाँ तक इसने एक्सटेंड किया। एंड साउथ में मैसूर तक जो है मौर्य डायनेस्टी को, मौर्य एम्पायर को फैलाया। एंटियोकस I जो कि एक सेलूसिड किंग था सीरिया का, इसने अपने एम्बेसडर डाइमेकस को भेजा था कोर्ट में बिंदुसार के, ठीक है, बिंदुसार के कोर्ट में एंटियोकस I ने अपने सीरिया का जो कि किंग था अपने डाइमेकस को भेजा था एज एम्बेसडर, ठीक है। प्लिनी मेंशन द टॉलमी, प्लिनी की माने तो टॉलमी फिलाडेल्फस ने, जो कि इजिप्ट का शासक था, इसने डायनीसियस को भी भेजा था, ठीक है, टू द कोर्ट ऑफ बिंदुसार। तो दो जो दूत आए हैं, डायनीसियस, डाइमेकस, ये जो है इम्पॉर्टेंट है, बिंदुसार के समय आए हैं। और ये पूछ लेता है कि डाइमेकस किसका दूत था, कहाँ किसके शासनकाल में आया था। तो डाइमेकस जो है सीरियन किंग एंटियोकस I का दूत था, जो कि बिंदुसार के कोर्ट में आया था। और डायनीसियस जो था वो टॉलमी फिलाडेल्फस का, जो कि इजिप्ट का शासक था, उसका दूत था और कोर्ट में आया था बिंदुसार के। तारानाथ जो कि एक बुद्धिस्ट मॉन्क थे,
ही gave credits him for conquering the land between two seas. He patronized the आजीवक sect. ठीक है, तो बिंदुसार ने आजीवक धर्म अपनाया था। बहुत कन्फ्यूजन लोगों को होता है कि इसका जो बाप था चंद्रगुप्त मौर्य उसने जैनिज्म अपनाया था, इसने खुद आजीवक अपनाया, और इसके बेटे ने बुद्धिज़्म अपनाया था अशोक ने, और खुद भी अशोका का धम्म नीति भी लेके आया था। अब आता है अशोका। अशोका का पीरियड जो था ये 273 से 232 बीसी का रहा। अशोका का जो पीरियड था वो 273 से 232 बीसी रहा, एंड ही वॉज द ग्रेटेस्ट मौर्यन रूलर। अशोका जो था ये ग्रेटेस्ट मौर्यन रूलर है, ठीक है, एंड ऑल्सो गवर्नर ऑफ तक्षशिला एंड उज्जैन प्रीवियसली। ये अपनी गद्दी पे बैठने से पहले ये गवर्नर रह चुका था, ठीक है, तक्षशिला और उज्जैन का। हिज रूल एक्सटेंडेड टू द होल ऑफ सब कॉन्टिनेंट एक्सेप्ट टू एक्सट्रीम साउथ, मतलब कि सब कॉन्टिनेंट की बात करें, इंडियन सब कॉन्टिनेंट की हम करते हैं तो प्रेजेंट डे उसमें पाकिस्तान भी आता है, अफ़गानिस्तान भी आता है, श्रीलंका वगैरह भी आता है, बट साउथ में जो है यहाँ पे ये जो चोलों का जो एक्सट्रीम साउथ ये वाला रीजन छोड़ के बाकी सब कुछ जो था ये पूरा ऊपर तक भारत ये अशोक के कब्जे में आ चुका था। एंड इट ऑल्सो इंक्लूडेड अफ़गानिस्तान, बलूचिस्तान, कश्मीर एंड नेपाल की वैली तक जो है कंट्रोल आ चुका था। ए बुद्धिस्ट टेक्स्ट दीपवंसा की माने, जो कि दीपवंसा जो है ये श्रीलंका का एक क्रॉनिकल हुआ करता था, बुद्धिस्ट टेक्स्ट हुआ करता था, दैट ही असर्व द थ्रोन आफ्टर किलिंग हिज 99 ब्रदर्स। बुद्धिस्ट टेक्स्ट के हिसाब से, दीपवंसा के हिसाब से कहा जाता है कि इसने अपने 99 जो है भाइयों को मार के ये गद्दी पे बैठा था, क्योंकि जो है बैटल ऑफ सक्सेशन हुआ था ऐसा माना जाता है। बट जैन कहते हैं कि नहीं, इसने ऐसा कुछ नहीं किया था। एक अगम कुआं है, अगम कुआं पाटलिपुत्र में पड़ता है, बताते हैं कि इसने जो अपने भाइयों को मारा था उसको उनके बॉडी को उसमें फेंका था अगम कुआं में, तो ये भी कुछ कहानी है। खैर, एक्सेप्ट द यंगेस्ट जो 100वां जो था जिसका नाम तीसया था, इसको जो है छोड़ दिया था इसने। एंड ये जो लड़ाई चली थी, जो वार ऑफ सक्सेशन चला था, गद्दी पे कौन बैठेगा, इसमें ये 4 साल तक लड़ाई चली थी और 99 ब्रदर्स को इसने मार दिया था। ही फॉट द कलिंग वार 261 बीसी में इसने कलिंग की लड़ाई लड़ी थी इन द 9th ईयर ऑफ हिज रूल। तो ये पूछा जाता है कि इसने जो कलिंग वार लड़ी थी, तो सबसे पहले तो यही पूछ लिया जाता है कि कब लड़ी थी, तो 261 बीसी में लड़ाई हुई थी। और इसी के बाद जो है अशोका में बहुत बड़ा चेंज आया था, अशोक की नीतियों में बहुत बड़ा चेंज आया था। इसने जो है जो वार वाली जो पॉलिसी थी उसे छोड़ी थी, ठीक है, और मतलब लोगों का दिल जीत के उनको मतलब जीतने की पॉलिसी, जिसे धम्म नीति कहते हैं, वो जो है अपनाई थी। भेरी घोषा छोड़ा था, फिजिकल कॉन्क्वेस्ट छोड़ के इसने धम्म घोष अपनाया था, ठीक है। सो द मिजरी ऑफ वार कॉज डीप रिमोर्स टू अशोका एंड देयरफॉर ही अबैंडन द पॉलिसी ऑफ फिजिकल कॉन्क्वेस्ट, जिसे भेरी घोषा कहते हैं। और इसके बदले में इसने जो कल्चरल कॉन्क्वेस्ट अपनाया था, जिसे हम कहते हैं धम्म घोष, जो कि धम्म नीति भी कही जाती है, जो आगे पढ़ लेंगे। सो ही इम्ब्रेस्ड बुद्धिज़्म अंडर उपगुप्ता। ये सवाल आता है कि अशोका ने जो बुद्धिज़्म को अपनाया था किसके अंडर अपनाया था, तो वो थे उपगुप्ता। ही सेंट हिज सन महेंद्रा और डॉटर संगमित्रा को भेजा था श्रीलंका, सेलोन में भेजा था एज बुद्धिस्ट मिशनरीज विथ ए सैपलिंग ऑफ द ओरिजिनल पीपल ट्री। जो ओरिजिनल पीपल ट्री है जिसके नीचे जो है बोधि ट्री भी कहते हैं, जिसके नीचे जो है बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, इनलाइटेन हुए थे, उसका जो है ओरिजिनल ट्री का जो है एक सैपलिंग भेजा था इसने सेलोन में, और यह आज भी वहाँ पे लगा हुआ है। ही इनॉग्रेटेड धम्म यात्राज फ्रॉम 11th ईयर ऑफ हिज रेन बाई विजिटिंग बोध गया। धम्म यात्रा किया इसने बोध गया, जहाँ पे लुम्बिनी में बोध गया भी गया ये। एंड धम्म महामात्याज जो कि ऑफिसर थे राइट हाउस टू स्प्रेड मैसेज ऑफ धम्मा। धम्म की नीति को फैलाने के लिए इसने जो है ऑफिशियल्स कुछ नियुक्त किए थे, अपॉइंट किए थे, जिसका नाम था, जिसको कहा गया धम्म महामात्यास। तो ये क्या करते थे, ये अशोक की नीति जो थी धम्म वाली, उसको आम जनता तक फैलाने का काम करते थे। अब ये अशोका का धम्मा क्या था उसके बारे में जान लीजिए। अशोक का धम्म क्या था? सो इट वॉज ए कोड ऑफ कंडक्ट एंड सेट ऑफ प्रिंसिपल टू बी एडॉप्टेड एंड प्रैक्टिस्ड बाई द पीपल to build up an attitude of social responsibility and to preserve the social order। क्या था ये?
ये कोई धर्म से रिलेटेड नीति नहीं थी, ये एक कोड ऑफ कंडक्ट था जिसे हम सेट ऑफ प्रिंसिपल्स या फिर रूल्स भी कह सकते हैं, दैट हैज़ टू बी एडॉप्टेड एंड प्रैक्टिस बाय पीपल टू बिल्ड अप एटीट्यूड ऑफ सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड टू प्रिजर्व द सोशल ऑर्डर। इट ऑर्डेन्ड टू पे रिस्पेक्ट टू एल्डर्स। इसमें कहा गया है कि आप अपने एल्डर्स की जो है रिस्पेक्ट करें, उनको जो है बुरा भला ना कहें। मर्सी टू स्लेव्स होना चाहिए एंड ट्रूथ, नॉन वायलेंस और टॉलरेंस पे फोकस किया गया है अशोका के धम्म के नीति पे। ठीक है, पशु वध भी, पशु बलि वगैरह को भी अवॉइड करने की बात कही गई है, तमाम सारी बातें। लेटर मौर्यस जो थे वो अशोक के बाद आए, इन्हें हम अशोक के बाद आने वाले शासकों को लेटर मौर्य कहा गया, और ये वीक सक्सेसर्स हुआ करते थे, ये वीक थे, इसीलिए जो है इतनी बड़ी डायनेस्टी टूट गई। ठीक है, ख़त्म हो गई। सो फॉलोइंग द डेथ ऑफ अशोका द मौर्यन डायनेस्टी लास्टेड फॉर 137 ईयर्स। अशोक के बाद भी 137 साल तक ये इनका शासन चलता रहा मौर्यों का। द एम्पायर वॉज डिवाइडेड इनटू वेस्टर्न एंड ईस्टर्न पार्ट। अशोक के बाद इसको दो भागों में बांट दिया गया था, वेस्टर्न पार्ट और ईस्टर्न पार्ट। वेस्टर्न पार्ट पे कुणाल जो कि अशोक का सन था वो शासन किया, बाद में उसका बेटा संप्रीति ने वहाँ पे शासन किया वेस्टर्न पार्ट पे। वही ईस्टर्न पार्ट पे अशोक का नाती जो था, ग्रैंड सन ऑफ अशोका, जिसे हम दशरथ कहते हैं, उसने शासन किया था। सो दो भागों में बट गया। द वेस्टर्न पार्ट इंक्लूड द नॉर्थ वेस्टर्न प्रोविंस, गांधारा रीजन, कश्मीर, एंड इसे जो है कुणाल, वन ऑफ द सन ऑफ अशोका, ने शासन किया, और उसके बाद उसका बेटा संप्रीति ने शासन किया। ईस्टर्न पार्ट जो मौर्य था विद द कैपिटल पाटलिपुत्रा केम टू बी रूल्ड बाई दशरथा, जो कि नाती था, ग्रैंडसन था। दशरथ के बाद संप्रीति केम एंड सालिसुका भी यहाँ पे शासन किया। ठीक है, द सक्सेसर ऑफ सालिसुका अकॉर्डिंग टू द पुराणास वेर देववर्मन शतधनवन। उसके अलावा आखिरी जो शासक था ये बृहदर्थ था, इसकी हत्या कर दी थी पुष्यमित्र शुंग ने, और शुंग डायनेस्टी की नींव पड़ गई थी। चलिए मॉडर्न एडमिनिस्ट्रेशन की बात करेंगे, मॉडर्न एडमिनिस्ट्रेशन की। सो जो मॉडर्न स्टेट था इट वाज ए वेलफेयर स्टेट, क्योंकि समाज में वेलफेयर फैलाना इसका प्राइम मोटो था। ठीक है, अशोक को देख लीजिए, बाकी भी समाज में नियम था एक, और वेलफेयर स्टेट था। समाज में लोगों को खुशहाल रखा जाए, कैसे उनको ज़्यादा से ज़्यादा अच्छी लाइफ दी जा सके। विथ ए हाईली सेंट्रलाइज्ड गवर्नमेंट। सेंट्रलाइज्ड गवर्नमेंट का मतलब है कि केंद्रीकृत शासन प्रणाली में राजा जो है सेंटर में हुआ करता था, और बाकी जो प्रोविंस थे वहाँ पे उसने अपने रूलर्स को बिठा रखा था, बट कंट्रोल जो है पाटलिपुत्रा से सेंट्रलाइज्ड एडमिनिस्ट्रेशन के थ्रू होता था। द किंग वाज द न्यूक्लियस, बिल्कुल सेंटर में न्यूक्लियस हुआ करता था, असिस्टेड बाय मंत्री परिषद विच इंक्लूडेड युवराज द क्राउन प्रिंस। ठीक है, किंग जो था बिल्कुल सेंटर ऑफ पावर कह सकते हैं आप, और उसको असिस्ट करते थे मंत्री परिषद, जिसमें युवराज भी जो कि क्राउन प्रिंस हुआ करता था शामिल था। गोप वाज द पुरोहित चीफ प्रिस्ट। ठीक है, गोप वाज द पुरोहित चीफ प्रिस्ट। सेनापति हुआ करता था कमांडर इन चीफ ऑफ आर्मी, एंड कुछ अदर मिनिस्टर्स जो है शासन चलाने में मदद करते थे। 18 तीर्थों की बात की गई है, 18 तीर्थाज की बात करी गई है। इसे भी ये 18 तीर्थाज जो है जो कौटिल्य की अर्थशास्त्र है उसमें हमें पता चलता है कि 18 तीर्थाज हुआ करते थे। इसमें नंबर 1 थे महामंत्री पुरोहिता। महामंत्री पुरोहिता, चीफ मिनिस्टर एंड चीफ प्रिस्ट भी कहा जाता था इनको, चीफ मिनिस्टर या फिर चीफ प्रिस्ट कहा जाता था। सेनापति वॉज कमांडर इन चीफ, सेनापति कमांडर इन चीफ हुआ करता था। युवराज जो था क्राउन प्रिंस हुआ करता था, युवराज जो था वो क्राउन प्रिंस हुआ करता था। ठीक है, युवराज जो था वो क्राउन प्रिंस था। द्वारिका जो था ये चैम्बरलेन हुआ करता था, चैम्बरलेन। ठीक है, मतलब कि जो मेन द्वारपाल जो होता है उसे हम चैम्बरलेन या फिर द्वारिका कहते हैं। प्रशस्त्री जो था इंस्पेक्टर जनरल ऑफ प्रिजन हुआ करता था, प्रशस्त्री इंस्पेक्टर जनरल ऑफ प्रिजन। सन्निधता जो था इंचार्ज ऑफ ट्रेजरी हुआ करता था, सन्निधता इंचार्ज ऑफ ट्रेजरी। नायका जो था सिटी कांस्टेबल को बोलते थे, नायका सिटी कांस्टेबल नायका। व्यवहारिका चीफ जज को बोलते थे, व्यवहारिका। मंत्री जो था वो सेक्रेटरी इंचार्ज ऑफ ऑफिस ऑफ मिनिस्टर्स हुआ करता था, मंत्री जो था सेक्रेटरी इंचार्ज ऑफ द ऑफिस ऑफ मिनिस्टर्स हुआ करता था। परिषद ध्यसा ये मिनिस्टर्स हुआ करते थे।
द्वारपाल जो था ये चीफ ऑफ द होम डिफेंस को द्वारपाल बोलते थे। वार्डन ऑफ द पैलेस टू कंट्रोल एंट्रेंस एंड एग्जिट, ये द्वारपाल होता था। फिर इसके अलावा अंतर्वेशिका जो था वो चीफ ऑफ हरम का चीफ अंतर्वेशिका बोलते थे। समहर्ता टैक्स कलेक्टर जनरल को बोलते थे समहर्ता। प्रदेस्त्री बोलते थे डिविजनल कमिश्नर को। और पौरा बोलते थे गवर्नर ऑफ द कैपिटल को, ठीक है, पौरा बोलते थे गवर्नर ऑफ द कैपिटल को। कर्मांतिका बोलते थे चीफ ऑफ द इंडस्ट्रीज को, ठीक है, कर्मांतिका। और दंडापाल बोलते थे पुलिस चीफ को, दंडपाल बोलते थे पुलिस चीफ को। अंतपाल बोलते थे चीफ ऑफ द फ्रंटियर डिफेंस को, ठीक है, दंडपाल पुलिस चीफ को और अंतपाल बोलते थे चीफ ऑफ द फ्रंटियर डिफेंस को। अब आता है प्रोविंशियल एडमिनिस्ट्रेशन, ठीक है। प्रोविंशियल एडमिनिस्ट्रेशन की बात करें तो यहाँ पे 5 प्रोविंसेस हुआ करती थी, ठीक है। पहले 4 थी इनिशियली, बाद में 5 प्रोविंसेस, मतलब मॉडर्न डे स्टेट जैसा होता है ना, वैसा प्रोविंस हुआ करता था। सो उत्तर पथा जो कि नॉर्दर्न प्रोविंस था, ये इसकी कैपिटल तक्षशिला थी। उत्तर पथा जिसे नॉर्दर्न प्रोविंस भी कहा गया, तक्षशिला इसकी कैपिटल थी। ज़्यादा अवंती पथा वेस्ट में पड़ता था, ये वेस्टर्न प्रोविंस था और इसकी कैपिटल उज्जैन थी। और एक था ईस्टर्न प्रोविंस जिसे हम बोलते थे प्रच्या पथा की कैपिटल जो है कलिंगा हुआ करती थी। दक्षिण पथा साउथ की कैपिटल सुवर्णगिरी कर्नाटक में हुआ करती थी। इसके अलावा सेंट्रल प्रोविंस जो था ये पाटलिपुत्रा इसका कैपिटल था, ठीक है, जो कि सेंटर ऑफ चीफ मतलब किंग का भी सेंटर था, ठीक है। पाटलिपुत्रा कैपिटल था मौर्यन डायनेस्टी का, मौर्यन एम्पायर का। अब हम बात करेंगे कि कैसे जो है डिवाइड किया गया था शासन के लिए एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट में, कैसे एरिया को बांटा गया था, एरिया को क्या बोलते थे, उसके हेड को क्या बोलते थे और कैसे गवर्न किया जाता था, ठीक है। तो एरिया में प्रोविंस जो था वो उसे चक्र बोला गया है। प्रोविंस का मतलब है स्टेट, ठीक है, चक्र भी इसको कहा गया है। और इसका जो हेड हुआ करता था उसे राष्ट्रपाल बोला जाता था या फिर कुमार इसका हेड हुआ करता था, कुमार या फिर राष्ट्रपाल। कुमार मतलब कि आप ये लगा लो कि जो युवराज है, युवराज कुणाल जो है कुमार उसको भी बोला जाता था, ठीक है। या फिर इसके अलावा राष्ट्रपाला जो है इसका हेड हुआ करता था। आहार डिस्ट्रिक्ट्स को बोलते थे, डिस्ट्रिक्ट्स को आहार बोलते थे। और इसका जो हेड हुआ करता था, इसमें एडमिनिस्ट्रेटिव हेड जो था वो प्रदेशिका उसको बोलते थे और रेवेन्यू वाले हेड को राजुका बोलते थे, ठीक है। आहार जो था ये डिस्ट्रिक्ट हुआ करता था, एडमिनिस्ट्रेटिव हेड को प्रदेशिका इसको हेड करता था और राजुक जो था ये रेवेन्यू कलेक्शन का काम करता था। इसके बाद आता है ग्रुप ऑफ विलेजेस, संग्रहणा बोलते थे इसे। 10 जो है विलेजेस को मिला दिया जाए तो एक संग्रहणा बोलता था और इसके हेड बनाया जाता था एक, जिसे गोपा बोलते थे, ठीक है, गोपा बोलते थे, जैसे ब्लॉक होता है ना उस तरीके से। फिर आता है ग्राम का हेड ग्रामिक होता था। तो ये सब सवाल पूछा जाता था कि ग्राम को कौन हेड करता था, उसको क्या बोलते थे, तो ग्रामिक बोलते थे। जो है ग्रुप ऑफ विलेजेस को क्या बोला जाता था, तो संग्रहणा बोला जाता था। हेड क्या कौन होता था, तो गोपा होता था। तो ये सब जानकारी आप थोड़ा याद रखेंगे। टैक्सेस डिफरेंट टाइप के लिए जाते थे, डिफरेंट टाइप्स ऑफ टैक्सेस लिए जाते थे, जैसे कि भागा जो था मेन लैंड रेवेन्यू के लिए मेन टैक्स था, भागा जिसे बोलते थे। और ये 1/6 जो है प्रोड्यूस का 1/6 लिया जाता था लैंड रेवेन्यू के तौर पे, ठीक है। उसका जो भी लैंड पे जो भी होगा, मान लो धान हुआ, इसके अलावा गेहूँ हुआ, पल्सेस हुए, गन्ना हुआ, जो भी हुआ उसका 1/6 जो है प्रोड्यूस का रेवेन्यू के तौर पे लिया जाता था, भागा बोलते थे इसे। फिर आता है बाली जो था ये एडिशनल टैक्स हुआ करता था, बाली जो था ये एडिशनल टैक्स हुआ करता था। देन आता है चोरा राजू जो था, चोरा रज्जू, ये टैक्स कलेक्टेड फॉर द सर्च ऑफ थीफ। चोर को सर्च करने के लिए भी पैसे की खर्ची होती है, ठीक है। उस खर्च को जो है टैक्स से कलेक्ट करके वो खर्च किया जाता था, जिसे कहते हैं चोर रज्जू, टैक्स कलेक्टेड फॉर द सर्च ऑफ थीफ। प्रण्या जो था इमरजेंसी टैक्स हुआ करता था। इसके अलावा पिंडकारा जो है कलेक्ट किया जाता था एनुअली फ्रॉम द एंटायर विलेज। पिंड मतलब होता भी है वैसे विलेज ही होता है, तो पिंडकारा जो था ये पूरे विलेज से, एंटायरली विलेज से कलेक्ट किया जाता था एनुअली। प्रवेश्या किसको बोलते थे, प्रवेश्या जो था इम्पोर्ट ड्यूटी हुआ करता था, प्रवेश्या। इसके अलावा सेना भक्तम जो था ये सेना के लिए, आर्मी के लिए टैक्स कलेक्ट किया जाता था, टैक्स फॉर द आर्मी फ्रॉम द रीजन थ्रू विच इट पास्ट। जिस रास्ते से आर्मी गुजरती थी उन लोगों को जो है टैक्स देना पड़ता था आर्मी को,
ताकि आर्मी का जो है रख रखाव, उसके अपकीप, उसको बेटर बनाने के लिए ये था सेना भक्तम। शुल्क जो था कस्टम ड्यूटी हुआ करता था। विष्टि जो था फोर्स्ड लेबर हुआ था। और ये सवाल बार बार पूछा जाता है कि व्हाट वाज विष्टि ड्यूरिंग द मॉडर्न पीरियड। तो मॉडर्न पीरियड के समय विष्टि जो था ये फोर्स्ड लेबर को बोलते थे। हिरण्य जो था ये एक प्रकार का टैक्स था जो कि गोल्ड के तौर पे लिए कलेक्ट किया जाता था। हिरण्य एक प्रकार का टैक्स था जो कि गोल्ड के फॉर्म में पे किया जाता था, इसे हिरण्य बोलते हैं। निष्क्रम्या एक्सपोर्ट ड्यूटी को बोलते थे, ठीक है। निष्क्रम्या जो था वो एक्सपोर्ट ड्यूटी को बोलते थे, निष्क्रम्या। सम इम्पॉर्टेंट रॉक एडिक्ट्स देख लें। सम इम्पॉर्टेंट रॉक एडिक्ट्स, मेजर रॉक एडिक्ट्स और उसके कंटेंट, उसमें क्या क्या अशोका ने क्या क्या लिखवाया है। अशोक के ही एडिक्ट ये हुआ करते थे, ठीक है। मेजर और माइनर में बांटा गया, सबको देखेंगे। मेजर वाले को पहले देखते हैं। मेजर रॉक एडिक्ट जो है 1, इसका कंटेंट क्या है, इसमें किस बारे में लिखा गया है, वो है प्रोहिबिशन ऑफ एनिमल सेक्रीफाइस, मतलब कि पशु बलि पे रोक, प्रोहिबिशन, ठीक है। ये आता है मेजर रॉक एडिक्ट 2। इसमें क्या कंटेंट है, इट रेफर्स टू चोलाज, पांड्याज, सत्या पुत्राज एंड केरल पुत्रा किंगडम ऑफ साउथ, ठीक है। बॉर्डर के तौर पे इन्हें दिखाया गया है, ठीक है, मेजर रॉक एडिक्ट द्वितीय में। यानी कि इसका मतलब कि एक्सट्रीम साउथ जो है अशोक के समय में कैप्चर नहीं हो पाया था। ये अभी भी इंडिपेंडेंट हुआ करते थे, जैसे कि चोला हो गए, पांड्या हो गए, सत्यपुत्राज हो गए, केरल पुत्राज हो गए। फिर आता है मेजर रॉक एडिक्ट 3। ये जो है इसमें बात की गई है लिबरलिटी टू ब्राह्मण्स के लिए लिबरल जो है कॉन्सेप्ट। मेजर रॉक एडिक्ट 4 जो है नॉन वायलेंस, इसमें मेंशन किया गया है। कर्टसी टू रिलेशंस को मेंशन किया गया है कि रिलेशन को मानना चाहिए और उसे निभाना चाहिए। मेजर रॉक एडिक्ट बात करें 5 की, इसमें अपॉइंटमेंट ऑफ धम्म महामातेज इंपॉर्टेंट है, ये भी पूछ लेता है कि पशु बलि, और ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो मेजर रॉक एडिक्ट 5 जो है अपॉइंटमेंट ऑफ धम्म महामात्राज के बारे में है। इसके अलावा मेजर रॉक 13 भी बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें कलिंग वार को मेंशन किया गया है। भेरी घोषा से, जो अशोक की नीति थी भेरी घोषा वाली, जिसे कहते हैं कि फिजिकल कॉन्क्वेस्ट को छोड़ के इसने जो है कल्चरल कॉन्क्वेस्ट शुरू किया, जिसे धम्म घोषा कहते हैं। तो भेरी घोषा से शिफ्ट होकर धम्म घोषा पे आया था। इसके अलावा अशोक का जो है मेजर रॉक एडिक्ट 7, इट इज़ अबाउट टॉलरेंस एमंग ऑल सेक्ट्स। 8 की बात करें तो ये धम्म यात्राज जो कि अशोका ने की थी, जहाँ पे वो बोध गया था, लुम्बिनी गया था, वो सब। मेजर रॉक एडिक्ट 9, इट इज़ अबाउट चैरिटी, किनशिप एंड धम्मा, चैरिटी, किनशिप एंड धम्मा के बारे में। मेजर रॉक एडिक्ट 12 की बात करें, इट इज़ अबाउट रिलीजियस टॉलरेंस। और मेजर रॉक एडिक्ट 13 की माने तो इट इज़ अबाउट कलिंग वार, भेरी घोषा से धम्म घोषा में चेंज। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट सम ऑफ द इम्पॉर्टेंट अध्यक्षास जो कि मौर्यन एडमिनिस्ट्रेशन में रहते थे, ठीक है। मौर्यन एडमिनिस्ट्रेशन के सम ऑफ द इम्पॉर्टेंट अध्यक्षास के बारे में बात करेंगे। सो नंबर 1 इज़ अक्ष पतालाध्यक्षा। अक्ष पतालाध्यक्षा जो था वो काम क्या था उसका काम था अकाउंटेंट जनरल का। वो अकाउंटेंट जनरल था, ठीक है। अकाउंटिंग का हेड जो होता है उसे अकाउंटेंट जनरल कहते हैं। अक्ष पतालाध्यक्षा बोलते थे इसे। सीताध्यक्षता क्या था, सीताध्यक्ष जो होता था वो इंचार्ज था क्राउन लैंड का, जो मतलब कि मौर्यन डायनेस्टी की जो क्राउन लैंड थी, मतलब कि किंग के रिलेटेड लैंड, डायनेस्टी की लैंड जो थी, क्राउन लैंड का इंचार्ज था सीताध्यक्षा। अकाराध्यक्ष क्या था, अकाराध्यक्ष जो था ये सुपरिटेंडेंट ऑफ माइंस को बोला जाता था। अकाराध्यक्ष किसे बोला जाता था, सुपरिटेंडेंट ऑफ माइंस को अकाराध्यक्ष बोला जाता था। लवण अध्यक्ष बोला जाता था सॉल्ट सुपरिटेंडेंट को। लवण मतलब वैसे भी होता है सॉल्ट, तो लवण अध्यक्ष जो होता था वो सॉल्ट सुपरिटेंडेंट होता था। नव अध्यक्ष ये इंचार्ज ऑफ स्टेट बोर्ड्स, नौका जैसे होता है ना, नाव अध्यक्ष बोलते हैं। सो नाव अध्यक्ष जो था ये इंचार्ज ऑफ स्टेट बोर्ड्स को बोला जाता था। पन्याध्यक्ष जो था ये कंट्रोलर ऑफ स्टेट ट्रेडिंग जो था ये हुआ करता था, स्टेट की ट्रेडिंग जो होती थी उसका कंट्रोलर। शुल्क अध्यक्ष, शुल्क से समझ सकते हो, शुल्क मतलब टैक्स, टोल, कस्टम्स की बात की जा रही है, तो कंट्रोलर ऑफ कस्टम्स एंड टोल्स जो था वो शुल्क अध्यक्ष हुआ करता था। सूराध्यक्ष, सूरा मतलब होता है जो आपका सूरा मतलब होता है, सूरा शराब को भी बोलते हैं, तमाम चीज़ को बोलते हैं। तो सुपरिटेंडेंट ऑफ एक्साइज जो था वो सूराध्यक्ष था। पौताध्यक्ष, पौत मतलब होता है जो हार्बर होता है, ठीक है, पौताध्यक्ष। सुपरिटेंडेंट ऑफ यहाँ पे लेकिन कुछ और है, सुपरिटेंडेंट ऑफ वेट एंड मीजर्स को पौताध्यक्ष बोलते थे। फिर आता है बंधनागाराध्यक्ष,
ये सुपरिटेंडेंट ऑफ जेल को बोलते थे, बंधन, जब बंधन से रिलेटेड है, ठीक है, बंधनाध्यक्ष धक्षा। फिर आता है आयुध गर्ध यक्षा, ये था ऑर्डिनेंस सुपरिटेंडेंट। कोषागाराध्यक्षा, कोष्ठागाराध्यक्षा, ये इंचार्ज ऑफ वेयर हाउसेज हुआ करता था। पतनाध्यक्षा, पतन जो है वो पोर्ट्स को बोलते हैं, सुपरिटेंडेंट ऑफ पोर्ट्स। देवताध्यक्षा, ये इंचार्ज ऑफ रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस हुआ करता था। संस्थाध्यक्षा, ये सुपरिटेंडेंट ऑफ मार्केट हुआ करता था। सुवर्णाध्यक्षा, ये सुपरिटेंडेंट ऑफ गोल्ड हुआ करता था। सुवर्ण मतलब होता ही है, गोल्ड को बोलते हैं सुवर्ण। हस्त्याध्यक्षा, इंचार्ज ऑफ एलिफेंट फोर्स। कोषाध्यक्षा, इंचार्ज ऑफ ट्रेजरी। कुप्याध्यक्षा जो था ये इंचार्ज ऑफ फॉरेस्ट प्रोड्यूस हुआ करता था। मद्राध्यक्षा, ये पासपोर्ट इंचार्ज हुआ करता था, मद्राध्यक्षा। गणिकध्यक्षा जो था ये इंचार्ज ऑफ कोर्टिसन हुआ करता था, गणिकध्यक्षा। लक्षणाध्यक्षा, ये सुपरिटेंडेंट ऑफ मिंट को बोलते थे, लक्षणाध्यक्षा। द्विताध्यक्षा जो था कंट्रोलर ऑफ गैम्बलिंग को बोलते थे, द्विताध्यक्षा। गो अध्यक्षा, सुपरिटेंडेंट ऑफ क्राउन हर्ड्स मतलब कि जो राजा किससे रिलेटेड, क्राउन मतलब होता है राज क्राउन से रिलेटेड, ठीक है, मतलब राजपाट से रिलेटेड जो हर्ड्स थे, जो एनिमल्स थे, उसका जो है अध्यक्ष गो अध्यक्ष बोला जाता था। अस्पल्फा लोहाध्यक्षा, सुपरिटेंडेंट ऑफ मेटल हुआ करता था। खान्याध्यक्षा जो था सुपरिटेंडेंट ऑफ माइंस को बोलते थे। पत्याध्यक्षा कमांडर ऑफ इन्फेंट्री को बोलते थे। सूनाध्यक्षा, ये प्रोटेक्टर ऑफ एनिमल हुआ करता था, सूनाध्यक्षा। सूत्राध्यक्षा, ये टेक्सटाइल कमिश्नर को बोलते थे, सूत्राध्यक्षा। विविताध्यक्षा, ये कंट्रोलर ऑफ पास्चर लैंड को बोलते थे, विविताध्यक्षा। अब कुछ रॉक एडिक्ट्स के बारे में पढ़ते हैं, ठीक है। रॉक एडिक्ट, उसके कंटेंट और लोकेशन, कहाँ पे वो लोकेटेड है, उसके बारे में पढ़ते हैं। तो चलिए अब बात करते हैं मेजर रॉक एडिक्ट और उसके लोकेशन के बारे में। सो रॉक एडिक्ट 14 नंबर जो है 14 मेजर जो है रॉक एडिक्ट, ठीक है। इसमें अशोका का प्रिंसिपल ऑफ गवर्नमेंट एंड पॉलिसी ऑफ धम्मा के बारे में मेंशन किया गया है, ठीक है। अशोक के जो है 14 जो मेजर रॉक एडिक्ट हैं उसमें प्रिंसिपल ऑफ गवर्नमेंट, पॉलिसी ऑफ धम्मा, इन सब के बारे में बात किया गया है। और ये जो 14 हैं ये पाए कहाँ गया है, एक तो कलसी में है, कलसी देहरादून में पड़ता है, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है, जगह भी जानना है। कलसी अगर बोल दे तो आपको पता होना चाहिए कि देहरादून में है, कलसी जो है देहरादून में है। एक है गिरनार जो कि पड़ता है गुजरात में। येरागुड़ी आंध्र प्रदेश में है। मानसेरा पाकिस्तान में है। सोपारा बॉम्बे में है। धौली और जौगड़ा उड़ीसा में है। इसके अलावा शहबाजगढ़ी जो है ये भी पाकिस्तान में है। फिर आता है दो इनके अशोका के दो जो है सेपरेट कलिंग एडिक्ट हैं दो। कलिंग वार एंड न्यू सिस्टम जो एडमिनिस्ट्रेशन आया था, जिसमें भेरी घोषा से लेकर हम धम्म घोषा की बात करने लगते हैं अशोका के द्वारा। ऑल मेन आर माई चिल्ड्रेन, धौली जो है धौली वाले में बोला है, ठीक है। ऑल मेन आर माई चिल्ड्रेन, ये कौन से एडिक्ट में है, तो ये धौली में है। ये दो सेपरेट कलिंग एडिक्ट है, ठीक है। धौली में एक है, ठीक है। तो ये पूछा जाता है कि ऑल मेन आर माई चिल्ड्रेन, वो अशोका किस एडिक्ट में ऐसा लिखा गया है, तो ये है धौली वाला। धौली जो है, धौली और तोसाली, धौली को तोसाली भी बोलते हैं। जौगड़ा, ये दोनों जो है उड़ीसा में है, धौली जौगड़ा। फिर आता है माइनर रॉक एडिक्ट, पर्सनल हिस्ट्री अशोका के बारे में, पर्सनल हिस्ट्री उसकी, और जो धम्म की जो है उसमें नीति, उसमें समरी जो है धम्म का, ये सब इसका कंटेंट रहता है, ठीक है। एंड साउथ एंड सेंट्रल पार्ट ऑफ एम्पायर के बारे में यहाँ पे में ये पाया गया है, ठीक है। जो माइनर रॉक एडिक्ट्स हैं, ठीक है, माइनर जो रॉक एडिक्ट्स हैं साउथ और सेंट्रल पार्ट ऑफ एम्पायर में ये मिलते हैं। 7 अशोका के पिलर एडिक्ट्स हैं, 7 अशोका के पिलर एडिक्ट्स हैं, ठीक है। रॉक एडिक्ट नहीं है, ये अपेंडिक्सेस हैं रॉक एडिक्ट के, मतलब उसी के जैसे होता है ना कि कंटेंट है उसका अपेंडिक्स है, कि फर्दर उसमें सप्लीमेंट्री इन्फॉर्मेशन होता है। तो ये अपेंडिक्सेस हैं रॉक एडिक्ट के, जो कि 14 रॉक एडिक्ट हैं उसमें ये अपेंडिक्सेस हैं, जिसमें इनका लोकेशन देखें तो दिल्ली टोपारा, दिल्ली मेरठ, रामपुरवा आपका बिहार में, लौरिया अरेराज भी बिहार में, लौरिया नंदनगढ़ भी बिहार में,
और इलाहाबाद कोशम, ये सब में ये एडिक्ट्स पाए गए हैं। ठीक है, अदर एडिक्ट की बात करें तो क्वींस एडिक्ट जो है एक वो काफ़ी फेमस है, क्वींस एडिक्ट। यहाँ पे जो है रेफ़र किया गया है करुवकी, मदर ऑफ तिवारा द सेकेंड क्वीन, अशोक की। अशोक की क्वीन के बारे में एक ही जगह मेंशन किया गया है जिसे हम क्वींस एडिक्ट भी कहते हैं। रेफर टू करुवाकी, मदर ऑफ तिवाला या फिर तिवारा द सेकेंड क्वीन। ये इलाहाबाद पिलर पे लिखा गया है। भाबरू एडिक्ट जो है ये अशोक का फेथ जो है बुद्धिज़्म में, उसके बारे में लिखा गया है। ये बैरत राजस्थान में ये पाया गया है। ठीक है, फिर आता है निगली सागर पिलर एडिक्ट। इट इज़ अबाउट स्तूपा बुद्धा एट कनकामुनि वाज इनलार्ज्ड। ये पड़ता है निगाली सागर, नेपाल में। फिर आता है रुमेनदेई पिलर। ये रुमेनदेई जो है, ये पिलर जो है अशोक जब विजिट किया था लुम्बिनी में, और वहाँ पे लुम्बिनी में चूँकि बुद्ध का जन्म हुआ था तो वहाँ के लोगों का जो है लैंड ट्रिब्यूट जो है रिड्यूस कर दिया था। ठीक है, जो लैंड पे टैक्स था वो रिड्यूस कर दिया था, इसके बारे में मेंशन किया गया है। रुमेनदेई जो है लुम्बिनी में पड़ता है, नेपाल में, ये दोनों पड़ते हैं। 3 बराबर के केव जो है ये बराबर हिल गया बिहार में पड़ता है। वहाँ पे ये डोनेशन किया गया था आजीवक संप्रदाय को, ये केव्स डोनेट किए गए कि आजीवक संप्रदाय के लोग रह सके। ठीक है, तो ये कुछ हो गया आपका मॉडर्न समय में ये जो आपके एडिक्ट्स वगैरह जो हो गए। अब थोड़ा सा बात करेंगे आर्ट एंड आर्किटेक्चर की बात करेंगे मॉडर्न पीरियड की। तो मॉडर्न पीरियड में स्कल्पचर ऑफ यक्षिनी, जिसे डेमी गॉड कहते हैं। ठीक है, महापुरुष जो होते हैं ना, डेमी गॉड। ठीक है, डेमी गॉड बोला जाता था यक्षिनी को। यक्षा ऑफ परखम जो है मथुरा से पाया गया है। यक्षिनी पाई गई है विदिशा एमपी से, और दीदारगंज पटना वाली यक्षिनी तो बहुत ही प्यारी है। उसका जो है मूर्ति आज भी हमारे पटना म्यूजियम में रखा गया है। बहुत ही प्यारा वो मूर्ति है, चौड़ी हाथ में होल्ड की है उसने। ठीक है, रॉयल पैलेस ऑफ चंद्रगुप्त मौर्य जो था ये कुम्हरार में था, पटना में। ये एक्चुअली इसका बहुत ज़्यादा साक्ष्य नहीं मिला क्योंकि ये मेनली जो था ये लकड़ी का बना था। ठीक है, इसलिए ये प्रिजर्व नहीं हो पाया। सिंगल लायन कैपिटल रामपुरवा का फेमस है, और लौरिया नंदनगढ़ का। ठीक है, इसके अलावा 4 लायन कैपिटल जो है सारनाथ, जिसे हमने रुपये पे भी आपने देखा होगा, सिक्कों पे रहता है। जब इस सेंट्रल विस्टा में उसे इनॉग्रेट किया गया था। ठीक है, तो वो भी बहुत इम्पोर्टेंट है। कार्व्ड एलिफेंट एट धौली उड़ीसा में पड़ता है। इनलार्ज एलिफेंट एट कलसी आपका उत्तराखंड में पड़ता है। स्तूपाज वेयर बिल्ट थ्रू आउट द एम्पायर टू इंश्रीन द रेलिक्स ऑफ बुद्धा। ठीक है, सांची और भरूच एक अच्छा एग्जाम्पल। तो स्तूपा क्या होता था? स्तूपा ऐसा कुछ शेप का होता था। ठीक है, स्तूपा क्या होता था? स्तूपा ऐसे शेप का होता था। इसके नीचे जो है बुद्ध के कुछ रिमेन्स, जो उसके शारीरिक रिमेन्स हो जाए, या फिर बुद्ध के बाद के जो लोग आए थे जो कि, ठीक है, उनके जो है रिमेन्स को इसमें रखा जाता था और स्तूपा बनाया जाता था। तो यहाँ तक ये मॉडर्न पीरियड ख़त्म होता है। आई होप आपको पसंद आया होगा। पसंद आया तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ठीक है, और अगले वीडियो में हम लोग कवर करेंगे पोस्ट मॉडर्न पीरियड को, फिर आएगा गुप्त पीरियड एंड सो ऑन। बहुत जल्दी जो है एंशिएंट हिस्ट्री ख़त्म होने वाली है। मिलेंगे अगले वीडियो में। बाय बाय।